हेलो दोस्तों, आज हम जो है हिंदी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 10th की। और ये अपना तीसरा दिन है और जो टॉपिक है अपना वो है समास। समास आपके पेपर के यानी कि हाई स्कूल में जो आता है वो 2 नंबर का आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो छोटे छोटे नंबर होते हैं, एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन, ये आपको पहले करवाए जाए, क्योंकि स्कूलों में भी ये जो करवाए जाते हैं तो बहुत कम एक दिन में बता दिया जाता है और बच्चे भी इनको जो करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आज की इस क्लास में समास के जितने भी पार्ट हैं उनको अच्छी तरह से करवाऊं आपको, और ये 2 नंबर आपके बिल्कुल भी छूटे ना। तो चलिए अब देखते हैं समास। तो ये जो समास है, समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। यानी कि समास जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। यानी समास का जो अर्थ होता है वो होता है किसी भी बात को, समास की जो परिभाषा होगी यानी डेफिनेशन जो होगी, तो किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहना, कम से कम शब्दों में कहना। यानी कि किसी भी बात को कम से कम शब्दों में बोलना समास कहलाता है। कम से कम शब्दों में बोलना समास कहलाता है। अच्छा, यानी कि किसी भी बात को कम से कम शब्दों में बोलना समास कहते हैं। जैसे एग्जांपल है अपना, जैसे एक शब्द है राजा का कुमार। राजा का कुमार यानी कि जो राजा का कुमार हो, अर्थात उसे हम कहते हैं राजकुमार। राजकुमार। तो यहां इसमें क्या हुआ है कि ये जो का है, ये क्या है, हमारी विभक्ति है। विभक्ति आप लोगों ने पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए, तो हमारी ये विभक्ति है। तो इसके अंदर विभक्ति का क्या होता है, लोप होता है। लोप का मतलब है कि इसे विभक्ति को गायब कर देते हैं। तो राजा का कुमार अर्थात जिसे हम बोलते हैं राजकुमार। अगला जो है वो है, जैसे कि एक और एग्जांपल है, वो है विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय, तो विद्या के लिए आलय, तो इसे हम बोलते हैं विद्यालय। तो इस प्रकार से समास बनते हैं। तो समास जो होते हैं, समास के अंतर्गत 2 पद होते हैं। 2 पद कौन कौन से होते हैं, देखिए। जो 2 पद होते हैं, जैसे कि ये जो राजकुमार है, राजकुमार एक अपना पद है राज, दूसरा है कुमार। तो ये जो राज है इसे हम बोलते हैं प्रथम पद, या इसे बोलते हैं मुख्य पद। प्रथम पद या फिर इसे बोलते हैं प्रथम पद या फिर मुख्य पद, या एक और बोलते हैं इसे पूर्व पद। एक और कहते हैं इसको पूर्व पद। पूर्व यानी कि आगे, प्रथम यानी कि पहला, और मुख्य माने यानी जो पहला पद हो, इसे बोलते हैं पूर्व पद या प्रथम पद या फिर मुख्य पद। ये जो पीछे वाला होता है तो इसे बोलते हैं दूसरा पद या द्वितीय पद। दूसरा पद या द्वितीय पद। एक इसे बोलते हैं उत्तर पद, या इसको बोलते हैं बाद वाला, यानी कि जो पीछे हो। तो दूसरा पद, द्वितीय पद, उत्तर पद, बाद वाला पद। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि जो समास होते हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला बोलते हैं प्रथम पद और इसे बोलते हैं द्वितीय पद। आप लोगों को बस इतना ही याद रखना है। अब हम देखते हैं समास के जो भेद होते हैं। समास के भेद यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के जो भेद हैं वो हैं 6 प्रकार के। यानी कि समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है वो है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास। पहले मैं जितने जो 6 समास होते हैं उनको लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद एक एक को एग्जाम्पल सहित विद डेफिनेशन, यानी पहले उसकी डेफिनेशन फिर उसके एग्जाम्पल के साथ
करवाऊंगा। तो पहला हो गया अव्ययी भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तीसरा जो है तीसरा होता है आपका कर्मधारय, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, द्विगु समास, पांचवा जो है आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और जो छठा समास है उसे हम कहते हैं बहुविग्री समास, बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से आपके ये समास के 6 भेद होते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब हम देखते हैं इन 6 के अंदर, यानी कि जो पहला जो हमारा समास है अव्ययी भाव, तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको मैं उदाहरण सहित करवाऊंगा। अब देखते हैं अव्ययी भाव समास की डेफिनेशन। सबसे पहले तो जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद अव्यय, अव्यय, जिस समास का पहला पद अव्यय या मुख्य हो, अव्यय या मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि जिस समास का पहला पद कैसा हो, अव्यय हो या मुख्य हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। तो अव्यय का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो काम जो हो रहा हो वो कैसा हो, लगातार हो, यानी कि काम जो है रुके ना, कि जो टेंस, जो ये वाक्य हो ऐसा हो, लगातार हो। अच्छा, अव्ययी भाव की जो पहचान है इसकी समास की, तो जो पहचान है, पहचान के लिए इसके अंदर ये जो वाक्य जो शुरू होंगे वो इन वर्डों से होंगे, जैसे अनु, यथा, अनु, यथा, प्रति, भर, अनु, यथा, प्रति, भर, यावत, यावत और या फिर हर। अच्छा, यानी कि ये जो शुरुआत जो होगी, जो शुरुआत होगी यानी पहचान के लिए अनु, यथा, प्रति, भर, यावत या हर, इन शब्द में से कोई ना कोई एक जो वर्ड आएगा। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे कि देखिए, जैसे प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन, तो इसका जो समास होगा, यानी कि प्रति का मतलब होता है हर एक, तो हर एक दिन, प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है, हर एक दिन। तो देखिए प्रति आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्रति यहां भी है और प्रति से ये शुरुआत हो रहा है, तो इस प्रकार से हम पता लगा लेंगे कि ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। जैसे कि अगला है आजन्म, आजन्म, तो आजन्म का जो ये होगा समास, तो वो होगा जन्म से लेकर, आजन्म यानी कि जन्म से लेकर। तो अब देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ मैंने लिखवाया नहीं है तो आप लोग लिख लो यहाँ पे आ, तो आ से भी आए, तो आजन्म आ। और एक है जैसे कि आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का जो बनेगा यानी कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, तो इस प्रकार से आपके ये समास बन जाएगा, यानी कि इसी से शुरू होगा और यानी कि ये इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो आप लोग पहचान लोगे कि यहां किस प्रकार से होगा। अब जैसे ये आ रहा है भर, तो भर के लिए हो जाएगा अपना भरपेट। मैं हर एक जितने भी है इन सबका एक एक एग्जांपल करवा देता हूं। तो भरपेट,
तो भरपेट का जो समास होगा, भरपेट का पेट भर के, पेट भर के, ठीक है। एक जैसे पल पल, एक और है पल पल। तो पल पल का जो समास करेंगे हम लोग, हर एक पल, क्या करेंगे, हर एक पल। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हमारा यहां पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी इससे समस्या या रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकंड तत्पुरुष समास। अब हम देखते हैं दूसरा वाला जो तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की जो डेफिनेशन होगी, तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद, बाद का अथवा उत्तर पद मुख्य होता है, यानी कि जिस समास में बाद का जो पद होता है, यानी कि बाद वाला, यानी कि द्वितीय पद जो होता है, जिसे हम उत्तर पद कहते हैं। जो पहला वाला जो था अव्ययी भाव, उसमें क्या था, प्रथम पद, इसमें बाद का पद या उत्तर पद, ठीक है। तो इसके अंदर उत्तर पद क्या होता है, मुख्य होता है, तथा दोनों पदों के बीच बीच का कारक लुप्त हो जाता है, बीच का कारक लुप्त हो जाता है। यानी कि अब देखते हैं डेफिनेशन। जिस समास में बाद का पद अर्थात उत्तर पद जो है मुख्य होता है, यानी कि बाद वाला जो पद होता है ये कैसा होता है, प्रधान होता है, और पदों के बीच का कारक लुप्त हो जाता है, यानी जो कारक होता है वो कारक चिन्ह क्या हो जाते हैं, इसके अंदर से लुप्त हो जाते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो बाद वाला है, पीछे वाला प्रधान होता है। जैसे कि राजा का कुमार, देखिए कुमार तो सभी होते हैं, कुमार का अर्थ होता है लड़का, यानी लड़के तो सभी हैं, मगर ये जो लड़का है वो किसका है, राजा का लड़का है। तो ये जो कुमार है वो किसका है, राजा का कुमार। यानी कि पीछे वाला जो पद होता है वो कैसा होता है, प्रधान होता है। तो राजा का कुमार, अर्थात जो हमारा समास बनेगा वो क्या बनेगा, राजकुमार। अच्छा, अब यहां सेकंड वाला जो पॉइंट है, तथा पदों के बीच का कारक, यानी ये जो कारक है, ठीक है, ये क्या है, कारक है। तो कारक जो होते हैं, अपने कारक कितने होते हैं, तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो इस प्रकार के जो कारक होते हैं, तो कारक क्या है, लोप हो गया है, यानी कि हट गया है, यानी कि लुप्त हो गया है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि वो चला गया है। तो राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। तो इसमें क्या है, पीछे वाला जो वाक्य है, जो पीछे वाला जो कुमार है वो कैसा है, वो मुख्य है। एक दूसरा जैसे धर्म का ग्रंथ, तो इसका जो समास बनेगा वो क्या बनेगा, धर्म ग्रंथ। अब आपकी समझ में जो अच्छी तरह से आ गए होंगे, तो धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ। तो इस प्रकार से इसमें से भी जो का है ये क्या हो गया, लोप हो गया। एक और देखते हैं, रचना को करने वाला, तो रचना को करने वाला, तो उसे हम कहते हैं रचनाकार। तो इसमें से भी कोई गायब हो रहा है। तो इस प्रकार से यानी कि जो हमारे कारक चिन्ह जो होते हैं इसके अंदर से वो गायब होते हैं, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और दो चार आपको एग्जांपल मैं करवा दूं, जैसे कि गगन को चूमने वाला, तो गगन को चूमने वाला, तो उसे हम बोलते हैं गगनचुंबी।
चुंबी। तो इसके अंदर से भी ये को गायब हो रहा है, गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। एक और एग्जांपल है रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, तो उसे हम कहेंगे रथ चालक, रथ चालक। तो इसके अंदर से भी को जो है गायब हो रहा है। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आ जाएंगे। और एग्जांपल देखिए, जैसे एक अगला एग्जांपल है करुणा से पूर्व, करुणा से पूर्ण। जो क्या हो, करुणा से कैसा हो, करुणा से यानी कि दुख से पूर्ण हो, तो उसे हम कहेंगे, करुणा से पूर्ण हो तो उसे हम कहेंगे करुणापूर्ण, करुणापूर्ण। तो इसके अंदर से ये से गायब हो गया, तो करुणा से पूर्ण यानी करुणापूर्ण। एक और है भय से आकुल, भय से आकुल, तो भय से आकुल यानी कि भयाकुल, भयाकुल। तो इस प्रकार से आप लोग इन्हें कर लोगे। ठीक है, एक एग्जांपल और है प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो प्रयोग के लिए शाला जिसे हम कहते हैं प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, जहां पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, आप लोगों को 10th क्लास में साइंस में करवाए जाएंगे। तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, यहां से के लिए, तो के लिए यहां से क्या हो गया है, गायब हो गया है। एक और जैसे कि धन से हीन, धन से हीन यानी कि जो धन से हीन हो उसे हम बोलते हैं धनहीन, जिसके पास धन ना हो, धन से जो दूर हो तो उसे हम बोलते हैं धनहीन। तो इसके अंदर से ये से गायब हो गया। एक और है पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि जो अपने रास्ते से क्या हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं पथ भ्रष्ट। तो ये एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर से। अच्छा, अगला एग्जांपल है आपका राजा का पुत्र, पुत्र तो सभी होते हैं, तो ये है राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र कहलाएगा राजपुत्र। ठीक है, तो यहां से ये का गायब हो गया। एक है शोक में मग्न, शोक में मग्न, तो यहां से ये मैं गायब होगा, तो इसे कहेंगे शोक मग्न। कभी कभी दे दिया जाता है कि जैसे यहां से दे दिया जाएगा, जैसे आ गया पराधीन, तो इस प्रकार से आएगा पराधीन। आपको बताना है कि इसका समास विक्रय कीजिए और बताइए कि ये कौन सा समान है, कौन सा समास है। तो पराधीन इसका जो जाएगा पर के अधीन। तो इस प्रकार से भी कभी कभार आ जाता है, पूछा जाएगा कि ये कौन सा समास है, तो हम कहेंगे यानी कि पर के अधीन, पर यानी कि जो दूसरों के अधीन हो, पर माने होता है दूसरा, तो पर के अधीन यानी कि पराधीन यानी जो दूसरे के अधीन हो। इसके अंदर के आ रहा है तो हम बता देंगे कि ये कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। एक और देखते हैं जैसे कि गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, तो इस जो यानी कि गृह में प्रवेश यानी कि जो घर में प्रवेश करे तो उसे बोलते हैं हम लोग गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश। तो इस प्रकार से आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला तीसरा जो है अपना कर्मधारय समास। तीसरा जो समास है अपना, तीसरा वो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, तो इसकी जो समास होगी, तो जिस समास में यानी कि ये कहें कि इस समास का पहला पद
पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि इस समास का पहला पद विशेषण हो। विशेषण का मतलब है जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा काला है, तो घोड़ा हमारा क्या है, घोड़ा हमारी नाउन हो गई यानी कि संज्ञा हो गई, और ये जो काला है ये इसकी क्या है, ये इसकी विशेषता है, यानी कि ये विशेषण है। घोड़े तो सभी है लेकिन ये घोड़ा कैसा है, काला है। यह घोड़ा सफेद है, तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता बताता है। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अच्छा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो जैसे कि अच्छा, कर्मधारय जो समास है ये जो है कोई ना कोई गुण अवश्य बताता है, कोई ना कोई गुण बताता है, गुण बताता है। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल से पहले मैं इसकी पहचान बता दूं कि आप लोग किस प्रकार जो है इसको कर्मधारय समास को पहचानोगे। तो इसे जब हम पहचानेंगे तो इसके जो विग्रह करेंगे, इसका समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर एक जो शब्द आएगा वो आएगा है जो, और दूसरा आएगा के समान। तो समास विग्रह करने पर ये दो शब्द आते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका जो पहला जो एग्जाम्पल है, श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर का जो पहला जो वर्ड है वो क्या है, श्याम। अच्छा देखिए, यानी कि इसका जो समास विग्रह होगा वो किस प्रकार होगा, यानी कि श्याम है जो सुंदर। ठीक है, तो ये है जो आ गया कि नहीं आ गया, श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, और ये कोई ना कोई गुण बता रहा है। तो उसका गुण क्या बता रहा है, यानी जो सुंदर है वो कैसा है, श्याम है, यानी कि सुंदर है, और सुंदर के साथ साथ वो क्या है, श्याम का अर्थ होता है काला, यानी कि सुंदर है, सुंदर के साथ साथ वो गुण क्या बता रहा है, काला, यानी कि श्याम। और पहचान मैंने बताई थी कि इस समास के अंदर है जो या फिर के समान आता है। जैसे एक और है अपना, अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, प्रधानाध्यापक। तो इसका जो समास विग्रह होगा प्रधानाध्यापक का, प्रधान है जो अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अब देखिए इसमें आ रहा है जो, तो प्रधान है जो अध्यापक। तो इस प्रकार से उदाहरण भी हो रहा है, प्रधान अध्यापक, अध्यापक तो सभी है लेकिन ये कैसा है, ये प्रधान है, यानी कि सभी अध्यापकों का कैसा है, ये मुख्य है। तो इस प्रकार का जो अपना ये समास होता है, तो ये हमारा समास कहलाएगा कर्मधारय समास। अब हम इसका अगला जो एग्जाम्पल देखते हैं वो है, जैसे कि अगला जो एग्जाम्पल है हमारा, देखिए यहां से मिटा देता हूं, डेफिनेशन तो आप लोगों ने कर ली होगी। बहुत सिंपल है, आपको बस पहचान को याद रखना है कि किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए अगला है कनकलता। तो कनकलता का जो बनेगा वो बनेगा अपना कनक की सी लता, कनक की सी लता। देखिए पहला पद कह रहा है विशेषण, यानी कि विशेषण है। कनक कहते हैं हम लोग किसको, सोने को। कनक का अर्थ होता है सोना या फिर होता है धतूरा, आप लोगों ने सुना होगा। और लता का मतलब होता है कि जो बेल होती है, पेड़ पौधों पे जो बेल लगती है,
तो ये जो बेल है कैसी है, कनक के समान यानी कि सोने के समान कैसी है, गोरी है, तो कनक की सी लता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा समास बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है कमल नयन। कमल नयन, तो कमल नयन का जो बनेगा, कमल के समान, कमल के समान नयन, यानी कि देखिए इसमें भी जो कमल नयन, यानी कि नयन का जो अर्थ होता है वो होता है आंख। क्या होता है, पर्यायवाची होता है इसका आंख। तो आंख तो है, लेकिन किसके समान है, कमल के, यानी कि जो कमल जो होता है कमल के समान कैसी है, आंखें हैं। तो मैंने बताया था है जो आता है और के समान आता है, तो हम लोग आसानी से पहचान लेंगे कि ये कौन सा है, कर्मधारय समास है। कमल नयन यानी कि कमल के समान नयन, तो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ जाओगे। ठीक है, एक और वाक्य है जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख, तो चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, यानी कि मुख जो है, मुख यानी कि मुंह, और मुख कैसा बताया गया है, चंदा के समान, यानी कि चंद्रमा के समान मुख बताया गया। यानी मुंह जो है कैसा है, चंदे सा मुंह है। देखो कैसी बात की गई, चंदे जैसा मुंह। तो बताओ चंदे जैसा मुंह किसी का हो सकता है? तो चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान मुख। एक लास्ट और एग्जांपल देखते हैं, अगला है नीलकंठ। नीलकंठ अर्थात नीला है जिसका कंठ। तो कंठ माने क्या होता है, कंठ माने होता है गला, और नील यानी कि नीला, यानी कि नीला है जिसका कंठ, यानी कि जिसका कंठ यानी जिसका गला कैसा है, नीला। अर्थात यहाँ पे भोलेनाथ की या महादेव की बात की गई है। तो यहां से आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चौथा देखते हैं, द्विगु समास। चौथा जो समास है वो है द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। तो द्विगु समास की जो परिभाषा होती है, या परिभाषा ना बताए मैं आपको सिंपल तरीके से बस जल्दी जल्दी करवा देता हूं। तो इसका जो प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद तो आप लोग समझ गए होंगे। प्रथम पद होता है संख्यावाचक। कैसा होता है, संख्यावाचक, यानी कि इसमें संख्याओं की बात की जाती है, यानी कि गिनती की बात की जाती है, यानी गिनती होगी, अवश्य गिनती होती है। इसके अंदर क्या होगा, कोई ना कोई गिनती अवश्य होगी। अगर गिनती आ रही है तो आप लोग समझ जाओगे कि ये कौन सा है, द्विगु समास है। बस आपको गिनती दिख जाए तो आप आंख मीच के लगा सकते हो कि ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, तो देखिए, तो यहां जो पहला पद आ रहा है, प्रथम पद क्या है, सप्त, और सप्त का अर्थ क्या होता है, सात, और सिंधु का अर्थ क्या होता है, समुद्र। तो अर्थात सात सिंधुओं का समूह, सात सिंधुओं का समूह। तो सप्त सिंधु यानी कि सप्त सिंधु आता है तो आप लोग किस प्रकार करोगे, सात सिंधुओं का समूह। और इसमें आप लोग सप्त सिंधु तो यानी गिनती की बात की जाए तो आप लोग बता सकते हो कि यहाँ ये कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे तिरंगा, हमारे भारत देश का जो क्या है, तिरंगा। तो तिरंगा क्या है, तो तिरंगा क्या है, तीन रंगों का, तीन रंगों का, यानी कि तीन रंगों का तिरंगा। तो तिरंगा में तीन आ रहे हैं, तो यानी ये क्या आ रही है, गिनती आ रही है। जैसे चौराहा, चौराहा, तो चौराहा मतलब चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, यानी कि चार रास्ते, इस प्रकार चौराहा कहलाता है। अगला है जैसे तिरंगा, तो तीन रंगों का समूह होगा, समूह लगाना है आपको इसके अंदर, ठीक है। तो अगला देखिए त्रिकोण। त्रिकोण आप लोगों ने कोण पढ़े होंगे, तो त्रिकोण यानी कि
तीन कोण का समूह, तीन कोण का समूह त्रिकोण कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल जैसे पंचमणि, अगला एग्जाम्पल है पंचमणि, तो पांच मणियों का समूह, पांच मणियों का समूह। अगर इस प्रकार के आते हैं तो आप लोग अच्छी तरह से बता दोगे, ठीक है। अगर गिनती की बात आ जाए तो आप लोग आंख मीच के कर देना, समूह लगाना है लास्ट में और जितने हो उतने कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल है अपना, जैसे कि अगला जो एग्जाम्पल है वो है शतांश। क्या है? शतांश। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। तो शतांश होगा शत अंश, इसका अर्थ होगा शत अंश, यानी कि 100 टुकड़े, 100 टुकड़े, ठीक है। तो शतांश का क्या बनाएंगे? शतांश। शतांश का मतलब होता है कि 100 टुकड़े। अब हम देखते हैं अपना पांचवा द्वंद्व समास। पांचवा जो समास है वो है द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की जो डेफिनेशन होती है, तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा, यानी कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा आता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए, यानी कि जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी कि इस समास में दोनों पद जो है कैसे हो? वो प्रधान हो, यानी दोनों पद मुख्य हो। और जब हम विग्रह करें तो विग्रह करने पर या तो और आए, एवं आए, या फिर अथवा आए, तो द्वंद्व समास कहलाता है। तो द्वंद्व का जो अर्थ होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई। क्या होता है? लड़ाई। तो यहां इनके बीच में लड़ाई है, और लड़ाई क्या है कि लड़ाई इन दोनों के बीच में ये है कि मैं जो हूं, मैं क्या हूं? मैं मुख्य हूं, यानी कि ये दोनों ही पद कहते हैं, दोनों पद क्या कहते हैं? दोनों पद कहते हैं कि मैं मुख्य हूं, ठीक है। तो जैसे इनके बीच के जो एग्जाम्पल देखे जाए, जो द्वंद्व समास के जो उदाहरण है वो है, देखिए, जैसे दिन रात, अच्छा एक चीज और है कि इनके बीच में ये वाला जो डैश का जो चिन्ह है, ये चिन्ह, योजक चिन्ह जो है, ये चिन्ह जरूर आता है। तो दिन रात, यानी कि दिन और रात, दिन और रात। तो ये और आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और, एवं या अथवा, इन चारों में से कोई ना कोई एक बीच वर्ड में आता है, तो हम उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई है, दिन है, एक कह रहा है दिन, एक कह रहा है रात, यानी कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। जैसे माता पिता, तो इसका जो समास होगा माता और पिता। तो इस प्रकार के ये जो समास होते हैं, इसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे सीताराम, तो क्या बनेगा? सीता और राम, ठीक है। एक है थोड़ा बहुत, तो इसका जो वाक्य बनेगा तो ये बनेगा थोड़ा या, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए या आ रहा है,
थोड़ा या बहुत, आप बताइए थोड़ा लोगे या फिर बहुत लोगे। तो इस प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो ये देखिए अपना और का हो गया और या का हो गया। अब अथवा और एवं के करवा देता हूं एक एक। तो अगला देखते हैं, चलिए अगला है ऊंच नीच। ऊंच नीच, इसका हुआ ऊंच या नीच, ठीक है। अगला देखिए छल कपट। छल कपट, तो क्या बनेगा, छल और कपट। तो इस प्रकार के ये वाक्य जो है, इस प्रकार के ये समास बनते हैं। एक और देखिए भला भला बुरा। भला बुरा, तो ये कैसे बनेगा, भला और बुरा। तो इस प्रकार से ये आपके समास जो है बन जाते हैं। अब जो अपना लास्ट वाला जो समास है बहुब्रीहि समास, तो उसको और देख लेते हैं। तो बहुब्रीहि समास की जो परिभाषा है, तो इसके अंदर ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान नहीं होता और ना ही दूसरा होता है। इसमें एक तीसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो छठवां जो है बहुब्रीहि समास, तो देखिए जिस समस्त पद का प्रथम पद ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद मुख्य होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो इसके अंदर ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे दशानन। तो दशानन का जो समास विग्रह होगा वो है 10 सिर वाला। हिंदी में लिखें 10 सिर वाला। तो दशानन का जो समास विग्रह होगा वो होगा 10 सिर वाला। तो अर्थात इसके अंदर बात किसकी गई है, देखो ना तो 10 है और ना ही सिर है। पहला पद हो गया 10, दूसरा हो गया सिर। ना तो पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा, बल्कि तीसरा। तो दशानन किसे कहते हैं, रावण को। तो इस प्रकार से ना पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि किसी तीसरे की बात की जाए तो उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे लंबोदर। तो इसका जो समास बनेगा, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। तो लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात जिसका उदर जो है कैसा है, लंबा। तो लंबोदर कहते हैं किसको, गणेश भगवान को। ठीक है, ना तो लंबे की बात की गई और ना ही उदर की बात की गई, बल्कि तीसरा पद इसके अंतर्गत क्या होता है, मुख्य होता है। तो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला देखते हैं चक्रपाणी। तो इसका क्या बनेगा, चक्र है पाणी में जिसके। तो चक्रपाणी यानी कि चक्र है, जैसे पाणी कहते हैं हम लोग हाथ को, यानी कि जिसके हाथ में क्या है, चक्र है। तो चक्र किसके हाथ में है, वो है भगवान
श्री कृष्ण के यहाँ हम कह सकते हैं विष्णु भगवान के हाथ में। ना तो यहाँ पे चक्र की बात की गई, यहाँ पे हाथ की बात की गई, बल्कि किसी तीसरे के बारे में बात की गई है, और तीसरा है वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु। तो ना तो पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो है महावीर। तो इसका जो ये बनेगा समास वो है महान है जो वीर। महान है जो वीर, यानी कि महान है जो वीर। तो देखिए, यानी महान है जो वीर, तो महावीर हम किसको कहते हैं? तो महान है जो वीर अर्थात हनुमान। यानी वीर तो सभी हैं, लेकिन वीरों में वो कैसा है? महान है। तो ना तो यहाँ पे महान की बात की गई, ना यहाँ पे वीर की बात की गई, बल्कि किसी और की बात की गई है। तो महावीर हम किसको कहते हैं? तो महावीर कहते हैं हम लोग हनुमान को। अगला देखते हैं चंद्रमौली। तो चंद्रमौली का बनेगा चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी चंद्रमा जिसके सर पर हो, तो अर्थात वो है किसके? महेश, यानी कि भगवान शंकर के, यानी शंकर भगवान के माथे पर क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमौली हम लोग कहते हैं भगवान शिव को। तो साथियों, इस प्रकार से अपने जो समास का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। पूरी वीडियो में मैंने ना ही आपको लाइक की बात की है, ना ही शेयर की और ना ही सब्सक्राइब की। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है और आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पास होना है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को और भी अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे उनका भी थोड़ा बहुत फायदा हो। और आपको अगर किसी भी विषय से रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए तो आप लोग हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारी इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।